दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और मेरे साथ हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मित्रों, प्रोग्राम के माध्यम से आज हम चर्चा करेंगे बिहार के पलटू राम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। पलटू राम शब्द मैंने इसलिए यूज़ किया है कि पिछले 3 दशकों में नीतीश कुमार ने जितनी तेज़ी से पलटी खाई है उतना राजनीति में कम ही देखने को मिलता है। और बिहार में एक बार रामविलास पासवान को जरूर लोग कहते थे, मौसम विज्ञानी उनको कहते थे कि वो बहुत जल्दी से मौसम को पहचान लेते हैं, राजनीति के मौसम को, और अपना पाला बदल लेते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये नीतीश कुमार उन्हें भी पीछे छोड़ देंगे। ये जिस पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हैं, मालूम पड़ता 2-2.5 साल उसके साथ रहते हैं और फिर दूसरे के साथ मिलके मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब ये इनकी क्या पॉलिटिक्स है ये तो यही जाने। लेकिन वर्तमान में एक बार इन्होंने फिर पलटी खाई है। 2015 और 2020 में ये भाजपा के साथ चुनाव लड़े और अभी 2 साल ही सरकार चली थी कि अचानक इन्हें पलटी मार ली और जिस आरजेडी का विरोध करते हुए सत्ता में आए थे उसके साथ वापस ये मुख्यमंत्री बन गए। तो नीतीश कुमार की ये पलटबाजी कब तक जारी रहेगी? नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य अब आगे कैसा है? और ये जो तेजस्वी यादव के साथ इन्होंने जो गठबंधन किया है वो गठबंधन कितना सफल हो पाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो नीतीश कुमार जो ये सब पलटी मार रहे हैं काहे के लिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो उनकी जो प्रधानमंत्री बनने की हसरतें पूरी हो पाएंगी कि नहीं, इन तमाम पहलुओं पर आज इस प्रोग्राम के माध्यम से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए सीधे आचार्य जी का रुख करते हैं। तो आचार्य जी, नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी खा गए, तो ये क्या इनकी ये पलटीबाजी जारी रहेगी क्या अभी आगे और भी? वैसे इसमें नीतीश कुमार जी की वैसे कुंडली देखी जाए तो योग इनके बहुत अच्छे हैं जी। लेकिन अब जो जैसे आप बोल रहे हैं बार बार पलटी खाना, क्योंकि राहु राजनीति का कारक होता है। राहु की विशेषता है कि आप जितने संवेदनशील रहेंगे, जितने आप शांत रहेंगे और जितने आप स्थिर दिमाग से रहेंगे, आपको उतनी अच्छी सफलताएं प्रदान करेगा। क्योंकि राहु धैर्य का ग्रह है। यदि आप धैर्य रखते हैं तो आपको उस पद की प्राप्ति हो जाती है जिस पद के लिए आप बने हैं। और धैर्य धारण नहीं करते हैं तो ये राहु का फिर जो शुभ प्रभाव है कहीं विपरीत स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है और जो उम्मीद लगाए बैठे हैं उन सभी उम्मीदों पर ये पानी फेर देता है। नीतीश कुमार जी को देखते हैं, इनके 1 मार्च 51 की इनकी जन्म कुंडली है, उसमें मिथुन लग्न है। तो मिथुन लग्न वाला व्यक्ति ये तो होता है कि जो भी सोचता है उस तक अपनी पूरी जी जान लगा देता है और मेहनत पूरी करता है। लेकिन इन सब के लिए ग्रहों की महादशाएं भी उसके पक्ष में होना चाहिए। यदि हम देखते हैं 2011 से 2029 तक अभी राहु की महादशा में है और 11 के बाद से स्थिति ऐसी बनी है कि ये लगातार चेंजेस की ओर आ रहे हैं। वैसे तो चेंज इन्होंने शुरू से ही किए हैं, अभी से नहीं किए हैं। यदि जनता दल को देखा जाए, इनकी खुद की पार्टी को देखा जाए, फिर सांसद बने, फिर जॉर्ज फर्नांडिस के साथ जुड़े, लगातार इनके चेंजेस बहुत सारे हुए हैं। जी जी। तो उस दृष्टि से तो पलटू राम कह सकते हैं। लेकिन व्यक्ति अपनी व्यवसाय को तो तलाशता है, जहाँ उसका व्यवसाय अच्छा होगा वो वहीं जाएगा। तो उस दृष्टि से इन्होंने जो भी किया है इनकी कुंडली के अनुसार ही किया है। पर अब जैसे 1985 में महासचिव बने, 1996 में सांसद बने, एक बार चुनाव हारे भी थे, सबसे पहले चुनाव लड़े थे, फिर 2000 में मुख्यमंत्री बने। इसके बाद से फिर इनके योग लगातार मुख्यमंत्री बनने के बने रहे, जो अभी तक ही बीच में छोड़ दिया है कुछ समय, तो 2023 तक लगातार ही स्थिति को जाएंगी। पर अब इसमें जो जन्म कुंडली की योग है 2011 और 2029, इस राहु की महादशा को यदि लिया जाए तो ये व्यक्ति एक समय में 100 से ऊपर इनके पास विधायक हुआ करते थे और आज लगातार चुनाव हारते 42-43 पर आकर अभी टिक गए हैं। इसका मतलब ये कि ये अभी डाउनफॉल की ओर जा रहे हैं और जो पलटी मारकर उम्मीद लगा रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, कि पहले उम्मीद थी ना 2012 में कि यदि विपरीत परिस्थिति बनती है तो 2014 के प्रधानमंत्री हम होंगे, तो वहाँ उन्होंने प्रयास किया, लेकिन 14 में संयोग से मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। फिर उम्मीद लगाई 2019 में कि अब तो एक चांस फिर मिलना चाहिए, तो फिर ये चेंज हुए, फिर उस उम्मीदों पर इनका बहुत बुरी मात मिली, वापस फिर बीजेपी के साथ इनका
गठबंधन इन्होंने बनाया और आज फिर इनको नई उम्मीद जग रही है कि 2024 तो और ये प्रधानमंत्री की दौड़ में मुख्यमंत्री से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कि इनकी उम्मीद है, लेकिन जो ग्रह योग हैं वो थोड़े से विपरीत हैं, बहुत ज़्यादा पक्ष में नहीं है। नहीं, लेकिन आचार्य जी, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कुर्सी पर बैठे हैं तो लोगों को लग रहा है, चूँकि अब उनका 10 साल का टेन्योर पूरा हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि देश का हर गैर भाजपाई मुख्यमंत्री इस समय सब प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। बिल्कुल, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे वो ममता बनर्जी हों, और अब ये तो शुरू से ही हसरतें पाले हैं और इनकी तो बड़ी भारी तमन्ना है कि ये विपक्ष के सर्वमान्य नेता के तौर पर इनको मान्यता मिल जाए। हालांकि इनका प्रयास है, लेकिन वास्तव में क्या ये अपने प्रयास में ये सफल हो पाएंगे? क्या इनको लगता है कि 2024 में ये उस पद पे जा सकते हैं? 2024 में उस पद पे जाना इनके लिए मुश्किल है, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है, ये अभी जैसे ही शनि मकर राशि का आया तो शनि ने इनको चेंज करा दिया कि दूसरी पार्टी में चले गए। अभी 6 महीने हटने के बाद जैसे ही जनवरी आएगा और जनवरी में फिर कुंभ राशि में शनि आएंगे, फिर ये पलटी मारेंगे और नहीं मारेंगे तो इनका बहुत बुरा समय शुरू हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो 2023 से 2025 का जो समय है और कुंडली के हिसाब से 2 जून 2023 से 2 जून 2026 तक इनको राहु में शुक्र होंगे और शुक्र इनके 12वें घर के स्वामी हैं। अच्छा, और साथ ही पंचम भाव के स्वामी हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो वर्तमान समय में कुछ गलत कार्य किया होगा या जो गलत धारणाएं रखे होगा या गलत लोगों से संपर्क में होगा, वो सारा एक्सपोज हो जाता है और व्यक्ति की जो छवि है वो धूमिल हो जाती है। तो अभी तो 2-3-4 महीने तो ठीक है निकल ले आएंगे, लेकिन 2023 के बाद, क्योंकि जिस दल से इनका गठन हुआ है, गठजोड़ इन्होंने किया है, वो दल भी बहुत अच्छे दलों में से नहीं और ना ही उनके लोगों के ऐसे योग हैं कि वो जनता के साथ फाइट करें और उसके बाद मुख्यमंत्री कुर्सी को संभालें। अवसरवादी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तो ये बन सकते हैं, लेकिन जनता की दृष्टि से चुनाव लड़के अपने रूप में प्रस्तुत हों और जीत जाएं, इसकी संभावना बहुत कम है। वो बचा खुचा जो अभी उनका जनाधार बचा है, वो जनाधार भी अब उनका बहुत जल्दी जीरो होने वाला है। तो वो स्थिति 2023 में इनके लिए बहुत अच्छी नहीं होगी। हाँ, लेकिन आचार्य जी, एक बात तो है कि अभी चूँकि 2000 में चुनाव हुए हैं तो ये 2025 तक तो एक तरह से देखा जाए तो वहाँ चुनाव होने नहीं है। लेकिन जिस की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि इनकी जो जिसके साथ इन्होंने जो गठबंधन किया है तेजस्वी यादव के साथ, और वो तेजस्वी यादव IRCTC घोटाले में घिरे हुए हैं और जमानत पर हैं, तो मेरा अगला सवाल यही था कि क्या जिसके साथ ये गए हैं वो क्या जेल जाएंगे कि वास्तव में डिप्टी CM बने रहेंगे? वो देखो, इसमें फिर मैं एक उस दृष्टिकोण पर लेकर आऊँगा जिससे कि ज्योतिष इन सब चीज़ों की गणना करता है। ज्योतिष की गणना का एक विषय होता है कि एक तो हम आज मुख्यमंत्री हैं, हमारी जनकुंडली मुख्यमंत्री का योग है। जब योग है तो नियम ये कहता है कि जिंदगी और व्यक्ति को मुख्यमंत्री रहना चाहिए, और व्यक्ति नहीं रह पाता है। योग कैसे नष्ट होते हैं? यदि आप लगातार घोटाले करें, लगातार घपले करें, जनता के वायदे पूरे ना करें और आप बड़ी महत्वाकांक्षाएं पाल लें, तो ऐसे समय भी ये योग घटते चले जाते हैं। जन्म कुंडली देखने का एक तरीका यह भी होता है कि यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली हमारे पास आई है, उस कुंडली में यदि राजयोग हैं, तो वहाँ 2 परिस्थिति पैदा हो सकती हैं। या तो वो बड़े घर में पैदा हुआ है और या छोटे घर में पैदा हुआ है। यदि छोटे घर में पैदा हुआ है, मानो पड़ा झुग्गी झोंपड़ी में पैदा हुआ है, जैसा आज नरेंद्र मोदी जी चाय बनाते बनाते कहाँ पहुँच गए, या छोटे से परिवार में पैदा हुआ है, तो उसके राजयोग फलित होने के चांसेस 100% होते हैं कि वो उस बड़े पद को प्राप्त करता है। लेकिन बड़े घर में लेकर चांदी की चम्मच में आप पैदा हुए हो और वो राजयोग आया है, तो आप उस माता पिता के राजयोग को भोग लोगे, और खुद के जब राजयोग की बारी आएगी, खुद के कर्मों की बारी आएगी, तो वहाँ आप मात खा जाओगे। तो तेजस्वी यादव वगैरह ये जो हैं, ये इनके माता पिता उस पद को भोग चुके हैं और कई प्रकार के घोटाले घपले किए हैं, जिसके कारण कि आज परेशानी में खुद भी चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं ज्योतिष के अनुसार कि ऐसे व्यक्तियों के बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा नहीं होता है और निश्चित रूप से गर्त में ही लगातार जाते हैं। तो आप जैसे प्रश्न पूछा कि इनका क्या होगा, तो मुझे लग रहा है कि जून 2023 के बाद स्थिति लगातार इनकी बिगड़ती जाएगी और एक बार ये गठबंधन वापस फिर टूटने की कगार पर जून 2023 के बाद होगा। अब ऐसे तो इनके 23 में फरवरी के बाद से ही विवाद शुरू होंगे। और बिहार की कुंडली को लेते हैं तो बिहार की कुंडली में भी 2023 से बहुत अच्छे योग नहीं है। उसको भी यदि देखा जाए तो
85 से शनि की महादशा 2004 तक थी, 2004 से बुध चला 2021 तक, और 21 के बाद केतु चल रहा है। तो ये 2021 से 2028 तक जो केतु है ये वहाँ बहुत सारी अस्थिरताएँ पैदा करेगा। नाना प्रकार के घोटाले होंगे, अपराध बहुत बढ़ेगा। और जैसे तो अभी एक ये पोल खुली वहाँ पर कि एक आतंकवादी संगठन 2045 में 47 में भारत को ही चुनौती दे रहा था, वो भी वहाँ पकड़ा है। तो इस तरीके से वहाँ बहुत सारे घपले होंगे और उनके सूत्र कहीं ना कहीं इन लोगों से आपस में मिलेंगे, और उसमें फिर जो कंडीशन होगी बहुत अच्छी नहीं होगी। तो कुंडली के जो ग्रह योग इनके आगे बहुत अच्छे नहीं आते हैं, और बिहार की तरक्की के लिए भी ये गठबंधन बहुत अच्छा गठबंधन नहीं है, क्योंकि तरक्की के लिए भी ये देखा जाता है कि आपका मुख्यमंत्री कौन है, मुखिया कौन है, मुखिया का चाल चलन चरित्र, उसकी सत्यनिष्ठा, प्रदेश के प्रति निष्ठा उसकी कैसी है, ये सब देखा जाता है। तो वहाँ ये जो गठबंधन हुआ है ये विपरीत गठबंधन है जो तरक्की में बाधक है, और जब तरक्की में बाधक है तो व्यक्ति खुद की तरक्की भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कह सकता हूँ कि ये जो गठबंधन हुआ है ये बहुत अच्छा नहीं रहेगा। और तेजस्वी यादव वगैरह निश्चित रूप से जेल के हकदार हैं, तो आगे आने वाले समय में ये स्थिति निर्मित बहुत जल्दी होगी। मैं यही जानना चाह रहा था आचार्य जी कि मतलब ये तो बेल पे हैं ये लोग जो जेल जाने की तैयारी में हैं, तो वो कौन से योग हैं कि मतलब ये बेल और जेल न जाते हुए खेल कर रहे हैं राजनीति में बैठ के और डिप्टी सीएम बन गए हैं? यह परिस्थितियों के अधीन जो गठबंधन होता है ये उसका है। चोर चोर मौसेरे भाई, जब कुछ चीज़ हाथ में आ जाए तो लोग जुड़ जाते हैं और उस समय में समय का फ़ायदा उठा लेते हैं। इसमें प्रदेश की किस्मत बहुत काम करती है। अब जैसे केतु चल रहा है बिहार के लिए, वैसे तो बिहार की जो किस्मत है वो 2004 के बाद लगातार डगमगाई रही है। पहले भी बहुत अच्छी बिहार की किस्मत नहीं रही। यदि स्वतंत्रता में देखा जाए तो बिहार का बहुत बड़ा योगदान था, अच्छे राजनेताओं में देखा जाए बिहार का बहुत अच्छा योगदान था। लेकिन पिछले कुछ दशकों से यदि देखा जाए तो जो जिस काम के लिए बिहार इस देश में जाना जाता है वो वहाँ रहा ही नहीं। वहाँ सुशासन के लोग हैं लेकिन जंगल राज चल रहा है, लूट खसोट चोरी बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर रहे हैं। वो ग्रह की एक स्थिति है जो बनी है। और अभी केतु 2021 से 2028 तक ये सरकार में परिवर्तन लाया। परिवर्तन में लाने के बाद इसने नीतीश कुमार जी को बिठाया और उसके बाद नीतीश कुमार जी ने वापस हाथ खींच लिए। अब केतु है, वो केतु धर्म ध्वजा है, तो धार्मिक जो पार्टी होती है वो फिर यहाँ पर राज करती है। तो उसमें धार्मिक रूप से मुझे दिखता है कि अब अगला जो चुनाव 2025 का होगा ये बीजेपी का भविष्य निर्धारित करेगा। और बीजेपी लगातार वहाँ प्रोग्रेस भी धीरे धीरे करती जा रही है जिस तरह से आज पहुँची है, और नीतीश कुमार लगातार वहाँ पर गिरते जा रहे हैं। बीच में तेजस्वी यादव अभी उठे थे, लेकिन उसके उठने के पीछे भी कारण भी यही था कि जनता दल के नीतीश कुमार जिस तरह से एंट्री किए और लोगों ने नीतीश कुमार को ही वहाँ पर ज़्यादा हराया। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं आने वाला समय वहाँ बीजेपी का है, और बीजेपी शांति के साथ है, धैर्य वहाँ पर धारण किए हुए हैं, तो उन्हें सफलता इसमें ज़रूर मिलेगी। तो ये जो गठबंधन है, इस गठबंधन में बिहार की भूमि के तप का विशेष योगदान है। तो उसमें जो परिस्थिति बनी है, अब वो बिहार की जो भूमि और केतु की महादशा है, तो केतु में न्याय बहुत जल्दी होता है, और उस न्याय में जो अन्यायी लोग बैठे हुए हैं निश्चित रूप से ये बहुत कमज़ोर पड़ेंगे। और आने वाली जो सत्ता होगी 5 साल के लिए होगी और स्थिर सत्ता होगी, और आने वाले समय में भारत का भविष्य बिहार बहुत जल्दी निर्धारित करने वाला है। वहाँ ऐसे लोग अब जन्म लेने वाले हैं। मतलब है कि जो नीतीश ने जो चारा खाने वालों के साथ मिलके जो राबड़ी खाने का जो उन्होंने सपना संजोया है वो पूरा नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। अच्छा। लेकिन 2025 चूँकि बिहार में तो चुनाव 2025 में होने, उसके पहले 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे, तो उसमें इनकी जनता दल की मतलब जेडीयू की जिसके प्रतिनिधित्व ये नीतीश कुमार करते हैं, ये क्या कुछ मतलब इनको ऐसा लगता है कि कुछ सीटें ले आएंगे या अपनी दावेदारी मजबूत कर पाएंगे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पर? देखो, अभी आपने इसी बात के लिए बोला था कि ये प्रधानमंत्री की तैयारी में है, और 2 बार ये प्रयास कर चुके हैं और दोनों बार ये मुँह खा चुके हैं। अब तीसरी बार ये फिर इनका प्रयास है, और फिर इनके साथ यही होने वाला है कि आने वाले समय में फिर ये मात खाएंगे कि 2024 का चुनाव वापस मोदी ही जीतने वाले हैं, और भारी भरकम बहुमतों के साथ जीतेंगे। क्योंकि भारत की अभी कुंडली में बीजेपी का जो योग 2032 तक तो कोई नहीं टाल रहा है,
32 के बाद फिर कुछ परिस्थिति ऐसी बनेगी कि अभी जो जिस तरह से पार्टियाँ कुछ कहीं कोई चीन से मिलके बात कर रही है, कोई पाकिस्तान के अपराधियों से मिल रही है, कोई नेपालियों से मिल रही है, कोई कहीं मिलके जो लोग अपने गठबंधन खड़े करे बैठे हैं, ये सब बाहर हो जाएंगे। नई पौध का जन्म होगा, फिर वो भारत के भाग्य को बढ़ाएगी और उसके बाद 2032 के बाद जो पार्टियाँ आएंगी वो फिर पार्टियाँ सही आएंगी और फिर इसका बाद का भविष्य अच्छा होगा। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से ये हार के भागीदार होंगे और 2024 के बाद फिर समीकरण बिहार के कुछ और होंगे। आचार्य जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये, चूँकि ये भी एक तरह से बेमेल गठबंधन है कि इस पार्टी से, मतलब जिस पार्टी के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा और जिस तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते आपने उनका साथ छोड़ा था, आज उसी तेजस्वी के साथ आप शामिल हुए और 2013 में जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते हुए आपने भाजपा का साथ छोड़ा था, आप उनके साथ जा मिले थे। तो ये जो अवसरवादी जो इनकी जो राजनीति है नीतीश कुमार की, ये इनके ऊपर जो अपॉर्चुनिस्ट होने का जो आरोप लगता है, तो मतलब ये सही है कि ऐसे अवसर लगातार ऐसे अवसरवादी और ऐसे मौके ढूंढते रहेंगे? ऐसा देखो, राजनीति या कहीं भी कहें, अवसरवादी तो होते ही हैं और मौका देख के चौका मारने की एक आदत होती भी है और ये करना भी चाहिए यदि आप उस क्षेत्र में गुजर रहे हैं। लेकिन इस सब के चलते जिस जगह आप बैठे हो, अर्थात आप भारत में बैठे हो, देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। जिस प्रदेश में बैठे हो उस प्रदेश का नुकसान नहीं होना चाहिए। हम जिस काम के लिए बैठे हैं उस काम को बहुत ईमानदारी मेहनत के साथ करना चाहिए, ना कि तिकड़ में लगाकर उस काम को हमें करना चाहिए। और यही कारण है कि जिस पद पे बैठे होते हैं, इन तिकड़मों के कारण, इन अवसरवादिता के कारण अपने आप आपने जनता ने बहुमत दे दिया। बहुमत देने के बाद आप सरकार में आए, आपने बेमेल गठबंधन करके जनता के बहुमत को नहीं चाहते हुए एक नया गठबंधन तैयार कर लिया, अवसरवादी गठबंधन है। अल्टीमेट फिर वो टूटता है और टूटने के साथ साथ आपके पाप बढ़ा देता है। और जब पाप बढ़ जाते हैं तो आप गिर जाते हो। तो यही स्थिति इसमें बन रही है कि अभी नीतीश कुमार की यदि कुंडली को देखा जाए और उनके ग्रह योग देखे जाएँ, इस व्यक्ति के ग्रह योग इतने बड़े हैं कि एक जेपी आंदोलन से जो व्यक्ति खड़ा हुआ, जेपी आंदोलन से लालू यादव खड़े हुए, जयप्रकाश आंदोलन से कई नेता खड़े हुए जो कई बार प्रधानमंत्री बने और सारे पदों को उन्होंने भोगा। लेकिन मोरारजी देसाई भी उसी के थे, चरण सिंह जी भी उसी के उससे बने हुए थे। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो उस आंदोलन से बने और प्रधानमंत्री पद तक वो पहुँचे हैं, लेकिन उनकी निष्ठा एक जगह जुड़ी रही। यदि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर ही चलते तो भी अच्छी स्थिति में आ जाते, या बीच में जो इधर उधर चेंजेस इनके नहीं करते तो भी अच्छी स्थिति में आते। लेकिन चूंकि इन्होंने गठबंधन जिस तरह से किए उसमें ही वहीं के वहीं रहे, फिर उन्होंने केंद्र में आने के बजाय बिहार की सत्ता संभालना बेहतर समझा। तो जो अवसरवादी इनका दिमाग रहा है, उस अवसरवादी दिमाग के कारण ये बढ़ने के स्थान पर गिर गए। आज कई बीजेपी में ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री का सपना पाले बैठे हैं और खुद ही चुनाव हार गए। स्थिति उनकी बहुत अच्छी रही नहीं। परिस्थिति हो आपकी, जिस क्षेत्र में आप बैठे हो, जिस जगह आप बैठे हो, उस जगह बेहतर काम कर सके। आज नरेंद्र मोदी क्यों प्रधानमंत्री बने हैं? कभी सपना उन्होंने प्रधानमंत्री का नहीं पाला है। गुजरात में थे, आतंक अपराध वहाँ पे सब कुछ चल रहा था, सब कुछ रोका, सब अच्छा किया, गुजरात का एक नया मॉडल बनाया और व्यक्ति सामने आ गए। तो आज प्रधानमंत्री के उनके लिए चांस मिला और वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया। देश के साथ भी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं तो आज भी उनकी छवि पूरे भारत में, विश्व में बढ़ना शुरू हो गई। तो आप मुख्यमंत्री साहब प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री साहब विश्व की तरफ आप छलांग लगा रहे हो, पूरी दुनिया के लोग आपको मान रहे हैं। आज योगी जी थे, योगी जी ने मेहनत की, पूरे उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छा बनाया। आज आप देखो उनकी लोग चर्चा करने लग गए, अगला प्रधानमंत्री हमें योगी चाहिए। आज आप नए आसाम के मुख्यमंत्री को देखो, आप उन्होंने जिस तरह से काम करना शुरू किया है, अब लोग उम्मीद लगा रहे हैं नहीं यार ऐसा व्यक्ति गृह मंत्री होना चाहिए। तो एक जनता की जो अंतर की आवाज़ होती है वो आपके कामों से, आपकी निष्ठा से ये बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जो अंतरात्मा जिसको बोलते हैं ना, पंच के मुंह से परमेश्वर बोलता है, तो वो जब चुनाव में आते हैं फिर उसके बाद जीत होती है जी। आज आपने महाराष्ट्र सरकार देखी, महाराष्ट्र सरकार का गठबंधन जीता था, लेकिन आधे उनको जैसे ही दिखा कि हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तत्काल उन्होंने अपराधी जैसे तत्वों से जिनके दम पे हार के आए थे, जिनको हरा कर वो जीते थे, उन्हीं से संपर्क कर लिए। अल्टीमेट क्या हुआ, जैसे ही ग्रह चेंज हुए आज अब वापस चारों खाने चित हो गए। अब वही गठबंधन के दल आपको घास नहीं डाल रहे हैं। तो ये स्थिति बाद में हो जाती है, मतलब व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर कर लेता है और वो नीतीश कुमार के साथ ऐसा होता जा रहा है। वो देखने में आ रहा है कि 111 सीटों से हटके आज आप 47 सीट पर समझौता कर बैठे, तो कमजोरी है और आने वाले समय में आप और गिरेंगे, उठेंगे नहीं।
तो ये स्थिति इसमें बनती है। नहीं, ये ठीक है। जैसे आचार्य जी आप कह रहे थे कि जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हैं या जो असम के मुख्यमंत्री का आपने जिक्र किया कि इनके बारे में तो लोग खुद कह रहे हैं कि इनको पीएम बनना चाहिए और उनको गृह मंत्री बनना चाहिए। अब नीतीश और अरविंद केजरीवाल, ममता, जिनके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह रहा, तो ये खुद ही कहने लगते हैं। हाँ, तो ये राइट तो रहना चाहिए ना इनके पास। नहीं, ये राइट तो इनके पास रहता है। ये राइट तो इनके पास इतना भी रहता है, यदि इनका एक व्यक्ति भी जीत के आ जाएगा तो ये तो जनता के सामने फिर बोलेंगे कि हमें जनता ने प्रधानमंत्री बनने के लिए एक कैंडिडेट को जिताया था, परंतु मोदी ने षड्यंत्र करके 350 से हमें धक्का दिलवा दिया। तो ये तो तर्क और कुतर्क हैं, आप कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता आपको है। और राहु तर्क कुतर्क का देवता भी है, तो आप खूब कुतर्क करें, पर जनता पर कुतरते देरी नहीं करती, ये भी व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र में तो जनता ही सर्वोपरि होती है। सपने देखने का सबको अधिकार है, तो खूब सपने देखें, खूब प्रधानमंत्री रोज बने, खूब मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये निर्णय जनता के ऊपर छोड़ना चाहिए। जनता जिसको चाहेगी वो प्रधानमंत्री बनेगा, जनता ही भगवान होती है। तो आचार्य जी, आपने बिहार के घटनाक्रम को लेकर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, इनके गठबंधन को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की और आपने डिटेल से बताया कि इनका क्या हश्र होगा। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरे विश्व भर से हमारे साथ लगातार जुड़ते रहते हैं। ये प्रोग्राम आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।